नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दिल्ली से है। ये कहानी हमें भेजे हैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर महेश। महेश जी उन दिनों साल 1995 में कुछ टाइम के लिए ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे। ऐसी कोई मजबूरी उन पर आ चुकी थी और तब अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए ये काम उनको करना जरूरी था। नगद पैसे की जरूरत थी और नगद पैसा ऑटो रिक्शा चला करके ही वो कमाते थे। रात में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे और दिन में अपना ऑफिस जाया करते थे। मतलब डबल डबल काम किया करते थे अपने परिवार के खातिर। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की सफ़र पर महेश जी के साथ में। उन्हीं की शब्दों के द्वारा इस कहानी का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मैं कभी भूत प्रेत का जिक्र होता था तो मैं उन पर हंस पड़ता था। अरे छोड़ो भी यार, कहाँ भूत प्रेत का तुम लोग नाम ले रहे हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। हम और आप फिल्में देखते हैं, बस ये मनोरंजन के लिए बनी होती है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। लेकिन जो मानते थे वो हमसे झगड़ने लगते थे। कहते थे कि महेश, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें इस दिन दुनिया का खबर नहीं है। जब तुम्हारा किसी भूत प्रेत से पाला पड़ेगा ना, और तब तुम्हारे पता लगेगा कि आटे दाल का भाव क्या होता है। तुम उस रास्ते से कभी गुजरे नहीं हो, अब भगवान ना करे कि तुम उस रास्ते पर चलो जहाँ पर भूत प्रेत का राज होता है। लेकिन मैं कभी इन पर विश्वास करता ही नहीं था। मुझे लगता था कि नहीं नहीं, भूत प्रेत कौन सी चिड़िया का नाम होती है, ऐसा मुझे अब लगता था। मैं कभी इन शक्तियों पर यकीन नहीं करता था। मैं बताऊं, मैं दिल्ली में रहा करता था। दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास में। मेरा भाई साहब अपनी पत्नी यानी मेरी भाभी के साथ, उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे जो माता पिता थे गांव पर रहा करते थे। भाई साहब उन दिनों ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे। अब मैं उन्हीं के घर, मेरा भी घर था उसमें, और हम लोग का संयुक्त परिवार का घर था। अब उसी घर में मैं भी रहता था। हम दोनों भाई मेहनत करते थे, काम करते थे। मेरा ऑटो चलाने का भाई मेरा काम करता था और मैं एक पास की फैक्ट्री में मजदूर का काम करता था। ऐसे हमारा परिवार का भरण पोषण होता था। हम अपने पैसा कुछ अपने मम्मी पापा को गांव भी बेचते थे और यहाँ पर भी भाई साहब के छोटे छोटे बच्चे थे, उनका भी खर्चा था। बहुत तरह का खर्चा जो हमारे पास में था वो भी तो इसी तरह से निकलता था। खैर, ये खर्चा वर्चा की तो बात चलती रहेगी, ये तो सबके साथ में होना है। मैं उस घटना का जिक्र करता हूँ जब भाई साहब का तबीयत खराब हो गया था। ऑटो रिक्शा चलाना बंद कर दिए थे। अब उन्हीं के वजह से तो हमारा घर परिवार चल रहा था, नगद पैसा कमाते थे और उसी से हमारा घर परिवार अब चलता था। अब मेरा तो महीने की नौकरी थी और मेरी तनख्वाह में इतना दम नहीं था। मेन जो कमाई का जरिए थे मेरे भाई साहब थे। जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग चिंता में पड़ जाते हैं, दवा दारू में लग जाते हैं। लेकिन बीमारी जब लंबा खिंच जाती है ना, तब तो हमारे होश उड़ जाते हैं। भाभी का भी कुछ ऐसा ही हाल था और मेरा भी कुछ ऐसा ही था। भाभी हमसे बोलती थी छुप करके कि भाई महेश भैया, कुछ कीजिए ना, अपने मालिक से कुछ एडवांस वगैरह मांग के लाइए ना। देखिए ना, अब तो भैया के इलाज के लिए पैसा भी नहीं घर में बचा हुआ है। मेरा मन बड़ा अफसोस करता था। मैं अपने सुपरवाइज़र को जाके बोलता था तो मुझे हड़का देता था। कहता है, एडवांस की बात कर रहे हो? यहाँ टाइम पर सैलरी मिल जाए वही काफ़ी है। यहाँ कोई किसी को एडवांस नहीं दिया जाता है, ये कंपनी के रूल में ही नहीं है। सच कहूँ ना, मेरा मन तो काम में नहीं लगता था। मैं पैसा के बारे में सोचते रहता था कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ। और तब मेरे मन में आइडिया आता है, अरे जब मेरे घर में साधन मौजूद है तो मैं उस साधन का इस्तेमाल क्यों नहीं करता हूँ। जबकि मैं ऑटो रिक्शा चलाना जानता हूँ, लाइसेंस भी मेरे पास में है, तो मैं क्यों नहीं चलाता हूँ। जब मैं अपने आइडिया अपने भाभी से कहता हूँ तो भाभी मना करती है कि नहीं नहीं, कहीं तुम ऑटो फिर कहीं पर लड़ा दोगे, कहीं एक्सीडेंट कर दोगे, तब क्या होगा।
अब ये भी सहारा छूट जाएगा। तब मैं भाभी को समझाता हूँ कि भैया ने मुझे अच्छी तरह से सब कुछ सिखाया हुआ है, उन्होंने ही मेरा लाइसेंस भी बनवा दिया है, आप डरो मत, आप भैया से चलो हम लोग बात कर देते हैं। आखिरकार भैया से हम पूछते हैं, भैया भी सर हिला देते हैं कि नहीं, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मैं अपनी घर की मजबूरी देख रहा था, मुझे तो लग रहा था कि नहीं, कल से क्यों, आज से ही मैं अपना काम पर लगता हूँ। लेकिन ये भी जो मेरी नौकरी थी, अगर मैं इस नौकरी में जाना बंद कर देता तो मेरी सैलरी भी रुक जाती, ना जाने कब मिलती, ऐसा ही कुछ वहाँ का नियम कानून था और मैं डर गया था। मैं तो सुबह में अपने काम पर जाता था, शाम को लौटता था और तब कुछ देर आराम करके खाना पीना खा करके और फिर मैं रात के टाइम भैया का ऑटो रिक्शा लेकर के निकल जाता था। कुछ सड़कें जो थी मैं जानता पहचानता था, लेकिन भैया इस चीज़ में बहुत माहिर थे। लेकिन रास्ता तो कहीं ना कहीं जाता है, इतना तो मुझे पता था। अब मैं अपने काम में लग गया था। जब मैं रात में सवारी बिठाने लगा तब नगद पैसा आने लगा। अब मेरा जो होश था ना, बिल्कुल अब जाग चुका था। मुझे लगा कि बस ऐसे मेहनत करते रहो, देखना पैसा तुम्हारे पास में आता रहेगा। इसके बाद मैं पीछे मुड़कर देखता नहीं हूँ। मैं पैसा कमाने लगता हूँ और सुबह में ले आकर के अपने भाभी को देता हूँ। भाभी पैसा देख करके मुस्कुरा देती है। इसके बाद हमारा भैया का दवा दारू फिर से शुरू हो जाता है। ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन कमज़ोरी बहुत होती है। अब डॉक्टर कहता है कि अब देखो, इनकी जो भी शिकायत थी, जो भी तकलीफ़ थी, हमने दूर कर दिया, लेकिन शरीर को अभी आराम चाहिए, खाना पीना टाइम पर मिलता रहे। खैर, किसी बीमारी से उबरने में वक्त तो लगता है, उसमें स्वास्थ्य की भी हानि होती है, पैसे की भी हानि होती है, ये तो चलता रहता है। मैं अब आता हूँ उस मेन कहानी पर। जब मैं एक कॉलोनी में एक सवारी लेकर के हॉस्पिटल से निकला था और जब मैं उस कॉलोनी में उस सवारी को छोड़ करके उस कॉलोनी से बाहर में निकल रहा था, रात के करीब 11 बजे थे, 11 साढ़े आसपास इतना ही टाइम था। अचानक मुझे पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे रुकना रुकना। मैं जब पीछे मुड़ कर देखता हूँ तब एक जवान लड़की सफ़ेद साड़ी पहने हुए, प्रिंटेड लग रहा था, जैसे उसमें लाल बूटे बनाए हुए हैं। मुझे अच्छी तरह से याद था। वहाँ पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी, स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी अच्छी खासी थी। मैं तो खुश हो गया, चलो अब इस कॉलोनी से मुझे खाली वापस जाना नहीं पड़ेगा, अब तो सवारी मिल गई है। ऑटो रिक्शा में रोक देता हूँ और वो बिल्कुल हमारे ऑटो रिक्शा के पास में आकर के खड़ी हो जाती है। खाली हो ना, आप मुझे लेके चलोगी? तब मैं कहता हूँ जी जी, हमारा काम ही यही है, मैं तो सवारी ढूंढने का ही काम करता हूँ ना, मैडम कहाँ जाना है आपको? तब मुझे घूर कर देखती है, कहती है रात भर के लिए, रात भर के लिए मुझे अब या तुम्हारा ऑटो चाहिए, बोलो कितना पैसा लोगे? सच कहूँ ना, मैं तो बड़ा खुश हो गया था। मैं अपना हिसाब लगाने लगा कि अगर रात भर 11 बजा हुआ है, मतलब सुबह तक, हिसाब लगा करके मैं पैसा बता देता हूँ और वो बिल्कुल ना नुकुर नहीं करती है, मेरी पिछली सीट पर बैठ जाती है। कहती है अब चलो। अब मैं सीधा चलने लगता हूँ, लेकिन जब मेन रोड पर पहुँचता हूँ तब मैं मुड़कर देखता हूँ कि मैडम जी यहाँ से अब कहाँ जाना है? तब कहती है अब बाएं मुड़ लो, अब बिना कुछ पूछे हुए चलते रहना, अब मैं आपको खुद रास्ता बता दूँगी, जब मुझे मुड़ना होगा और फिर मैं आपको टोक दूँगी कि आप इधर मुड़ जाइए। इसके बाद वो आंखें बंद करके बैठ गई थी, जैसे उसको नींद आ रहा हो। अब मैं उसी रास्ते पर अपना ऑटो रिक्शा चलाने लगता हूँ। कभी कभी मैं बैक मिरर में देख लिया करता था, मुझे वो सोती हुई नज़र आ रही थी, चेहरे पर बस हल्का सा मुस्कान था। मैं वही सब चीज़ देखते हुए, रास्ता देखते हुए, जब मैं एक चौराहे पर आता हूँ तब मैं अपना ऑटो का स्पीड कम कर लेता हूँ। तब वो आंखें मूंदे मूंदे कहती है इस चौराहे को पार कर दो, सीधा चलते रहो, वो जब जगह आएगा जहाँ हमें मुड़ना है मैं खुद बता दूँगी। हम लोग शहर से काफ़ी दूर बाहर निकल चुके थे। कहाँ लेके जा रही थी रात को, मुझे थोड़ा रह करके अब उस पर थोड़ा शक होने लगा था कि भाई लड़की जात है, जवान लड़की है, ये शहर से बाहर अब इस वक्त में कहाँ जा रही है?
मेरे मन में थोड़ा संदेह तो होने लगा था, लेकिन मैं ठारा जवान पुरुष और वो ठहरी लड़की, डरना तो उसको चाहिए, मैं भला क्यों डरूं। मैं जो सीला था, ताकतवर था, मैं कहने लगा मैं तो खाम खा डर रहा हूँ, मैं भला क्यों डरूं, डरना उस लड़की को चाहिए। मैं भूत प्रेत पर तो यकीन करता ही नहीं था, तो मैं तो भूत प्रेत से कभी डरता था ही नहीं। आखिरकार कुछ देर चलने के बाद कहती है अब बाएं मोड़ लो। मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मैं देख रहा हूँ अभी भी उसकी आंखें बंद थी। मतलब आंख बंद करके वो कैसे रास्ता देख रही थी, क्या अनुमान लगा रही थी। उस टाइम मैं कुछ पूछ नहीं पाया, मुझे क्या करना है, मुझे तो अपना पैसा मिलेगा और हमें क्या इससे रोक टोक करना है। हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं और तब मैं देखता हूँ कि एक तालाब जैसा है। तालाब के पास में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे थे, हरियाली थी, और वहाँ पर वो ऑटो रिक्शा रुकवा देती है। जब रुकवा देती तो मुझे लगा कि यहाँ पर आसपास में कोई घर होगा, कोई मकान होगा, जहाँ पर किसी रिश्तेदार के पास जाना चाहती होगी। मैं ऑटो रिक्शा रोक देता हूँ, ऑटो रिक्शा से उतर जाती है और कहती है कुछ टाइम ज़रूर लगेगा, आप निश्चित रहना, मैं लौट के आऊँगी। और लेकिन हाँ, आप मुझ पर कैसे विश्वास करोगे, आज तो मेरे साथ में पहला रात है ना। वो अपना थैले में से कुछ पैसा निकालती है और मेरे हाथ में पकड़ा देती है और फिर आगे की तरफ चली जाती है और जाते जाते कहती है मेरा इंतज़ार करना, कहीं चले मत जाना। यही बोलते हुए तालाब के पास चली जाती है और फिर मैं उसको देख नहीं पाता हूँ। मैं जब पैसा देखता हूँ तो जितना हमने तय किया था उससे भी ज़्यादा पैसा था। करारे करारे नोट थे, जैसे लग रहा था कि बस ताज़ा ताज़ा गड्डी से निकला हुआ है। मैं तो बड़ा खुश हो गया, मुझे लगा कि हर रात मुझे ऐसी सवारी मिले तो मेरी तो लाइफ बन जाएगी, मेरे परिवार का लाइफ बन जाएगी। ऐसी सवारी मिलने लगे हर रात। तो मैं अब उसकी तरफ देखता नहीं हूँ, ना मुझे नज़र आ रही थी। मैं अपने ऑटो रिक्शा में बैठ जाता हूँ और सोचता हूँ थोड़ी देर सोचता ही ले। कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब वो लड़की आकर के मुझे उठाती है, अरे मिस्टर सो गए क्या, चलना नहीं है क्या। तब मैं हड़बड़ा के जागता हूँ और कहता हूँ हाँ मैम साहब मैं तो रेडी हूँ, अब आपका पता ही नहीं चला तो मैं थोड़ा आराम कर लिया। तब वो मुस्कुराती है और कहती है चलो अब दूसरी जगह चलना है। मैं पूछ नहीं पाया कि आखिर आप यहाँ पर कहाँ गई थी। ये रात को तालाब के पास में, यहाँ ना कोई घर था ना कोई बस्ती था, लेकिन मेरा उस लड़की पर क्या हक था। मेरे लिए तो अनजान लड़की थी, मुझ पर वो भरोसा करके निकली थी और मैं उससे कुछ बदतमीजी, ऐसा कुछ पूछताछ बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। मेरे लिए तो सोने का अंडे देने वाली मुर्गी थी। मैं तो लगा कि ऐसे ही चलता रहा तो मैं सच कहूँ कि रोज़ ये लड़की मुझे भगवान के दया से मिलती रहे तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। मैं चल पड़ता हूँ उसके बताए हुए रास्ते पर। फिर एक रोड के किनारे कुछ फुलवारी जैसा था, गार्डन जैसा था, वहाँ पर रुक जाती है। कहती है बस मेरा इंतज़ार करो, कुछ देर के बाद आती हूँ, आप चाहे तो आराम भी कर सकते हो। मुझे क्या करना था, मैं देखता हूँ गार्डन साइड में जाते हुए, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया था, यहाँ पर भी कोई घर द्वार जैसा कुछ बना हुआ नहीं था, बगीचा जैसा लग रहा था। मुझे क्या, मैं अपने पिछली सीट पर आकर के आराम कर लेता हूँ। इसी तरह ये फिर आकर के उठाती है और कहती है अब आगे चलो, मुझे और कहीं जाना है। इसके बाद एक कॉलोनी की तरफ मुझे ले जाती है, लेकिन कॉलोनी में जाती नहीं है, मुझे रोक देती है और कहती है आप मेरा यहीं पर इंतज़ार करना। मैं गई और कुछ देर ज़रूर टाइम लगेगा, मैं लौट के आ जाऊँगी। तब मैं कहता हूँ मैडम जी जब आप कॉलोनी में जा रही हो तो कॉलोनी तक मैं लेके चलता हूँ ना। तब वो मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती है, कहती है भाई मैं आपको बता दिया ना कि आप यहाँ पर रुको, मैं लौट के आऊँगी, आपको उस जगह पर जाना ठीक नहीं है, बात समझा करो। मुझे उस टाइम तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की अंदर अंदर इसके चल क्या रहा है, किसको ढूंढ रही है, किससे बात करने जा रही है। मुझे लगा कि मुझे क्या करना, मैं तो ड्राइवर आदमी हूँ, अब मैं अपना ऑटो रिक्शा में आराम करता हूँ। इस तरह उस कॉलोनी में जाती है। अब फिर काफ़ी देर के बाद मैं लौट के आती है। तब मैं सो नहीं पाया था, नींद भी नहीं लग रही थी, मैं उसको आते हुए देख रहा था। जब मैं घड़ी देखता हूँ तो सुबह के करीब 3 बजने में कुछ ही देर बाकी था। वो जल्दी से मेरे ऑटो रिक्शा में सवारी में बैठ जाती है, कहती है जहाँ से हम बैठे थे उसी जगह पर लेके चलो। एक नई कॉलोनी
जहाँ पर मैं एक सवारी लेके गया था, उसी कॉलोनी की बात कर रही थी कि वहाँ पर लेके चलो। मैं उस जगह पर पहुँचाता हूँ, तब 3:30 के आसपास का समय हो चुका था। मुझे कहती है कि अब मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, आप गिन लिए हैं ना? तब मैं कहता हूँ कि पैसे ज़्यादा ही आपने दे दिए। तब मुस्कुराती है, कहती है कि कल भी आ जाओगे ना? मुझे 5-7 दिन के लिए ऐसा कुछ रात भर के लिए चाहिए। मैं ऐसा ही हूँ, मैं रात में घूम रही हूँ, किसी को तलाश कर रही हूँ। आप मेरी मदद करेंगे ना? फिर इस जगह पर आ जाएंगे ना कल? मैं उस तो लड़की को देखने लगता हूँ, आखिर इसके मन में क्या चल रहा है। मैं सोचा कि मैं पूछूं, लेकिन मैं सोचा सवारी है भाई, पूछ पाछ करूँगा ना, कहीं भड़क ना जाए। अब आजकल ऑटो रिक्शा को कोई कमी थोड़ी है, मैं नहीं जाऊँगा, कोई और जाएगा। अब वो मेरी आमदनी वो ले जाएगा, इससे बढ़िया है कि मैं उससे पूछताछ ही न करूँ। मैं कहने लगा, मैडम बिल्कुल मैं आ जाऊँगा, कितने बजे आना है मुझे बता दीजिए। तब कहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक आप मुझे इसी जगह पर मिलना। मैं बड़ा खुश हो गया था। अब वो मेरी ऑटो से उतर गई थी, अब फिर कॉलोनी की तरफ जाने लगी थी। 2-4 कदम ही बढ़ाए थे, तभी वो मुझे आवाज़ देती है, रुको रुको रुको। फिर अपने थैले में से कुछ नोट निकालती है, अब मुझे दे देती है। कहती है कि आप आओगे ना? ऐसा तो नहीं होगा कि बस अब आपने वादा किया, अब मैं इंतज़ार करती रहूँगी, अब फिर आप आओ ना। तब मैं कहता हूँ, मैडम अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बस समझ लो कि 11 बजे से मैं आधा घंटा पहले ही यहाँ आकर खड़ा हो जाऊँगा। मैं उसको विश्वास दिलाने में लगा था कि मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, टाइम का महत्व समझता हूँ। तब वो खुश होकर के फिर उसी कॉलोनी की तरफ चल देती है। मैं उसको जाते हुए देखता हूँ, और फिर मैं अपना ऑटो रिक्शा स्टार्ट करता हूँ अपना घर की तरफ में। मैं आज बहुत खुश था, बहुत सारा पैसा मैं कमा लिया था। मैं अपने घर पहुँचता हूँ, भाभी दरवाज़ा खोलती है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देख करके भाभी, और वो भी मुस्कुराने की कोशिश करती है, भैया आज बात क्या है? वो मजाक भी कभी कभी क्या करती थी, कहती थी कि मेरी कोई देवरानी मिल गई क्या, ऑटो रिक्शा में ऐसी कोई मिल गई क्या, आप बड़े मुस्कुरा रहे हो। तब मैं कहता, अरे नहीं भाभी, ऐसा कोई बात ही नहीं है, अगर ऐसा बात होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मुस्कुरा इसलिए रहा था कि मैं देखो ना आज कितना पैसा कमाया। जब मैं पैसा अपने भाभी को देता हूँ, तब उनकी आंखें पथरा जाती है। आज की रात में इतना पैसा भैया? मैंने कहा, हाँ ये तो शुरुआत हुई है, कुछ दिन तक ऐसा ही चलना है। तब वो संदेह की निगाह से मेरी तरफ देखने लगती है। चक्कर क्या है भैया, इतना पैसा तो आपका भैया भी कभी नहीं कमाए, कहानी क्या है? कोई मिल गई है क्या? आप पर पैसा लुटा रही है, खर्च कर रही है, आप मुझे बता नहीं रहे हो। तब मैं कहता हूँ, भाभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस लड़की की कहानी बताता हूँ, तब वो मुझे और संदेह की तरफ देखने लगती है। भैया आपको ये इतना पैसा क्यों लुटा रही है? कुछ ना कुछ तो बात है। तब मैं कहते हैं, बाबू आप छोड़ो ना, सवारी सवारी होती है, हमें तो अपने पैसे से मतलब है। लेकिन लगता था कि मेरी जवाब से संतुष्ट नहीं है। लेकिन जब एक बार इंसान के हाथ में पैसा आ जाता है, तब उसके चेहरे पर मुस्कान तो खिल जाती है। आखिरकार भाभी का चेहरा मुस्कुराते हुए मैंने देखा था, लेकिन लग रहा था कि मेरे सवालों से संतुष्ट नहीं है। खैर, अब रोज़ मैं कहूँ ना, मैं जैसे रोज़ का नियम था, इसके बाद मैं अपना फैक्ट्री के लिए निकल पड़ता हूँ तैयार हो करके। फैक्ट्री में भी उसी लड़की के बारे में सोचता रहता हूँ, आखिर वो तीन जगह पर गई थी, क्या किसको तलाश कर रही थी, किसको ढूंढ रही है? मैं कहूँ ना, उसकी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था फैक्ट्री में काम करते हुए। मुझे उसका जवाब मिल नहीं पाया था। मैं सोचा चलो आज अगर टाइम मिलेगा, अगर उस लड़की का मूड ठीक रहेगा तो मैं पूछ लूँगा। मैं फिर वही रात को अपना ऑटो रिक्शा, जब फैक्ट्री की नौकरी ख़त्म होती है, कुछ देर आराम करने के बाद ऑटो रिक्शा लेके चल पड़ता हूँ। जाते जाते भाभी जी कहती हैं कि देखो भैया, कहीं उससे दिल मत लगा लेना, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की देखी हुई है। मुस्कुराती हुई हमेशा हमसे मजाक किया करती थी। तब मैं कहता था कि ठीक है भाभी, आप जहाँ शादी कराओगे मैं वही कर लूँगा, आप चिंता से मुक्त हो जाओ। मैं अपने काम पर निकला जाता हूँ। इसके बाद मुझे मालूम था कि 11 बजे के आसपास उसी कॉलोनी के पास पहुँचना है। अभी तो मेरे पास में बहुत सारा वक्त था। मैं सोचा कुछ ना कुछ अभी अब अपना सवारी बिठा लूँ और 2-4 पैसे की और आमदनी हो जाएगी। आखिरकार 2-4 सवारियाँ मुझे मिलती है। आज जब मैं समय देखता हूँ
तो 11:15 के आसपास था। मैं अब उस जगह पर आ जाता हूँ, इंतज़ार करने लगता हूँ, लेकिन उसका अता पता नहीं था। आखिरकार 11:30 बजे तब जा कर के वो मुझे उसी कॉलोनी से आती हुई दिखती है। मैं ताज्जुब में था। आज भी वही साड़ी वैसे ही कलर का पहन रखी थी। कपड़े में कोई परिवर्तन नहीं था, ना चेहरे में कोई परिवर्तन था। खुले हुए बाल थे तो खुले हुए थे, लेकिन परिवर्तन एक चीज़ का था। आज उसके बदन से, कपड़ों से खुशबू महसूस हो रहा था। वो खुशबू ऐसा था कि मुझे मदहोश करने के लिए काफ़ी था। वो शायद लेडीज का स्पेशल परफ्यूम था आज जो वो लड़की लगा के आई हुई थी। खैर, मैं टोका टोकी करने वाला इंसान था नहीं। अब मुझे तो अब पता था कि उसको कहाँ कहाँ जाना है। तब मैं कहता हूँ उन्हीं जगह पर चलना है। तब कहती है हाँ, शुरुआत तो हम उसी तालाब से करेंगे। मैं उस तालाब पर पहुँचता हूँ और इसके बाद वो मेरी ऑटो से उतरती है और फिर उसी तालाब के पास चली जाती है। वहाँ पर कोई घर नहीं, कोई द्वार नहीं और ना कोई लोग मुझे नज़र आ रहे थे। आसमान में चांद था। मैं उसको जाते हुए देखता हूँ, लेकिन जब तालाब के नज़दीक पहुँचती है ना, तब मुझे वो मिल नहीं पाती, मुझे नज़र नहीं आती। मुझे लगा कि मुझे क्या करना भाई, अब इसका निजी मामला है, ना जाने किसको ढूंढ रही है, क्या अब मुझे क्या इस बखेड़े में पड़ना। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मैं ऑटो रिक्शा में आके बैठ जाता हूँ। अब फैक्ट्री की नौकरी और ऊपर से ऑटो रिक्शा का थकावट तो होती थी। मैं फिर आंखें बंद करता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। वही लड़की मुझे आके जगाती है जैसे पिछली रात में हुआ था, और तब मुस्कुराते हुए, नींद से जाग जाओ, अब आगे चलना है। मैं हड़बड़ा के उठता हूँ और फिर मैं सीट खाली कर देता हूँ। अगली सीट पर मैं चला जाता हूँ और लड़की पिछली सीट पर बैठ जाती है। मैं कुछ भी पूछा नहीं अभी तक। मेरे मन में रह रह के सवाल उठ रहा था कि किसको ढूंढती है, इस वीरान जगह पर क्यों आती है, क्या इसको डर नहीं लगता, कैसी है लड़की। मैं तरह तरह के उसके बारे में सोचने का, सवाल सोचने का, पूछने का कोशिश करने का मन बनाता था, लेकिन मैं रुक जाता था। मुझे लगता था कि खामखा मैं अपने सवारी को कहीं नाराज़ ना कर दूं। मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मुझे अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, अब मैं कैसे उससे झगड़ा मोल ले सकता था। मैं मन में बस अपने मन को समझा दिया था कि नहीं भाई, हमें पूछने का अधिकार नहीं है। अगर आपने आप बताएगी तो चलो अलग बात है। हाँ, फिर हम उसी पुरानी जगह पर जाते हैं जहाँ पिछली रात को गए थे। जैसे ही 3 बजने का होता है, आप फिर कहती है चलो अब। जब हम लौट रहे थे ना, तब मैं उसको बैक मिरर में देख रहा था। उसका चेहरा आज कुछ निराशा में डूबा हुआ था। मैं बोलने का उतवाला तो हो रहा था, शायद वो मेरे भाव को समझ गई थी। तब कहती है शायद आपके मन में ये लग रहा होगा ना कि मैं पागलों के माफिक रात में इधर उधर क्यों भटकती हूँ, क्या मुझे डर नहीं लगता। यही सवाल आपके मन में है ना, मैं किसको तलाश करती हूँ, शायद आप यही सब जानना चाहते हैं ना। तब मैं हंसते कहता नहीं मैडम, ये आपका निजी मामला है, मैं निजी मामले में किसी का दखल नहीं देता हूँ। मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। आप मुझे अच्छे खासे पैसे दे रही हैं, मुझे अब क्या हक है मैं आपका निजी मामले का जानकारी रखूँ। लड़की मुस्कुरा के हंस देती है, कहती है बड़े आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो। मैं कहने लगा थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था, मेरा परिवार गरीबी में जी रहा था और आज भी कुछ ऐसी ही समस्या है। मुझसे पूछने लगी कि क्या बात है, क्या तकलीफ है आपके घर में। तब मैं कहता हूँ भैया जो ये ऑटो रिक्शा चलाते थे उनकी तबीयत खराब है, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है, तब जाके अभी फ़िलहाल सही हुए हैं, लेकिन कर्जा बहुत हो चुका है मैडम। अब उस कर्जा को उतारने में हमें बहुत वक्त लगेगा। अब मैं अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं डबल डबल नौकरी करता हूँ। अगर मैं ना करूँ, रात में ऑटो रिक्शा ना चलाऊँ, तो मैं अपने भाभी का, मेरे अपने भैया का, उनके बच्चों का ख्याल कैसे रखूँगा। गांव में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनका ख्याल मैं कैसे रखूँगा। वो मेरी गरीबी पर तरस खाने लगी थी। आज जब वो उतरती है उस जगह पर, आप मुझे बहुत सारा पैसा देती है। कहती है अपने भैया का इलाज सही ढंग से कराओ, आप कुछ पैसे अपने घर पर भेज देना। मैं मना करता हूँ कि नहीं मैडम, आप मुझे बहुत ज़्यादा पैसा दे रही हैं। तब वो कहती है आप मुझे रात में लेकर के बिना पूछे हुए अब मुझे अपनी जगह पर पहुँचाते हो, एक भी सवाल नहीं पूछते हो। लोग बाग यहाँ आने से डरते हैं। जब मैं किसी अन्य ऑटो रिक्शा का हायर करती हूँ तो मुझसे तरह तरह का सवाल पूछते हैं, कई तो मना कर देते हैं,
कई तो मुझे एक जगह पर छोड़ करके भाग खड़े होते हैं, लेकिन आप हिम्मती इंसान हो। मैं हिम्मती लोगों का कदर करती हूँ। ये कुछ कुछ पैसा है जो आपके परिवार के काम आएगा। मेरे पास में है तो मैं दे रही हूँ, अगर नहीं होता तो मैं कहाँ से देती। मेरी उस लड़की ने बोलती बंद कर दिया था और इसके बाद वो चली गई थी। जब मैं पैसा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी तो तनख्वाह जहाँ फैक्ट्री में काम करता हूँ उतना उससे भी ज़्यादा है। मैं मन ही मन बड़ा खुश हो जाता हूँ और उस लड़की को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपने घर पहुँचता हूँ और जब मैं सारा पैसा भाभी के हाथ में देता हूँ, भाभी मेरी तरफ दंग, जैसे इंसान एक तरह से सन्न हो जाता है, इतना पैसा देख करके वो ऐसे ही सन्न हो जाती। ये क्या उसी लड़की ने दिया है? और तब मैं कहता हूँ हाँ भाभी, उसी ने दिया था। मैं जब अपनी गरीबी की कहानी उसको सुनाया था, भाभी संदेह की दृष्टि से देख रही थी। शायद वो पता करना चाहती थी कि कहीं उसके साथ मेरा कोई अफेयर तो नहीं हो गया है, कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। मैं उनके मन के भावना को पढ़ लिया। अब मैं कहने लगा भाभी, जो आप सोच रही हो ना, ऐसा नहीं है। वो मेरे लिए एक सवारी है, मैं उसका मदद कर रहा हूँ और वो मेरी मदद कर रही है। मैं सारा कहानी बता देता हूँ कि जहाँ जहाँ वो लेके जाती है, आम ऑटो रिक्शा वाले जाने से कतराते हैं, वो भूत प्रेत से डरते हैं, लड़की का कहना है। लेकिन मैं तो भूत प्रेत को मानता नहीं हूँ और वो लड़की मुझ पर विश्वास भी करती है। और उसने मेरे को अब पैसा दे दिया था कि अपने कुछ पैसा घर भेज दो, अपने भैया भाभी का इलाज करो, मतलब जो भी कमी उसका पूरी करो। अब इसमें गलत क्या है? भाभी को संतुष्टि नहीं हो रही थी लेकिन चुप थी। फिर वही कहानी तीसरे दिन, आज जब मैं उस जगह पहुंचता हूं तो रात को 12 बज जाता है। मुझे लगा कि अब शायद अब आएगी नहीं, इसका जो काम था वो ख़त्म हो चुका है। तभी तो रात के 12 बज गया है, अब तक आ जाना चाहिए, अभी तक नहीं आई। मैं कुछ देर और इंतज़ार करना चाहता हूँ, लेकिन जब 12:30 बज जाता है ना, मेरा दिमाग अब कहता है कि नहीं, अब नहीं आएगी, अब चलो यहाँ से। मैं ऑटो रिक्शा लेकर के चल पड़ता हूँ कॉलोनी की तरफ से मेन सड़क की तरफ। आज जब मैं मेन सड़क की तरफ जा रहा था, तब मुझे मेन सड़क के पास ही आती हुई नज़र आती है पैदल। जैसे ही मेरे ऑटो को देखती है एकदम खुश हो जाती है, हाथ का इशारा करती है रोको रोको। मैं उस मैडम को देख करके मैं भी खुश हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ मैडम, मैं तो वहाँ पर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन आप थी नहीं, आप तो उल्टी जगह से आ रही हैं। तब कहने लगी कुछ ऐसा काम था, मैं चली गई थी, अभी अभी लौट रही हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं, वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका है। मैं तो जानता था कि कहाँ कहाँ लेके जाना है, पहले तालाब पर, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। मैं तालाब पर लेके जाता हूँ। अब मैं जब तालाब के नज़दीक पहुँचा था, मेरे मन में ऐसा कुछ ख्याल नहीं आया था। खुद लड़की बोलने लगी, आप जानना चाहते हो ना कि मैं किसकी तलाश करती हूँ, जगह जगह पर भटकती हूँ। तब मैं कहने लगी नहीं मैडम, अगर आप बताना चाहो तो बता सकती हो, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ भाव नहीं उठ रहा है, आपकी मर्जी है, आप बताओ तो बता सकती हो। तब कहती है मैं अपने एक साथी की तलाश करती हूँ। मैं अब उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, ऑटो चला रहा था। तब मैं कहता हूँ क्या वो साथी मिला? तब कहती है नहीं, अभी तो नहीं मिला, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। जहाँ जहाँ हम लोग मिला करते थे, मैं उन्हीं उन्हीं जगह पर जाती हूँ। तब मैं कहने लगा कि आपस में आप लोगों का प्यार होगा। तब वो शांत हो गई थी, कुछ बोल नहीं पाई। मैं तो ऑटो रिक्शा चला रहा था, तब तक तालाब का इलाका आ गया था। फिर मैं तालाब के किनारे, मतलब थोड़ी दूरी पर, मैं जहाँ पर रोड था वहाँ पर रोक देता हूँ। मेरे ऑटो रिक्शा से अब उतर के खड़ी हो जाती है मेरे पास में। कहती है कि हाँ प्यारी तो था, तभी तो मैं पागलों के माफिक रात में उसको तलाश करती रहती हूँ कि ताकि वो मुझे नज़र आ जाए, लेकिन अभी तक मेरी तलाश पूरी नहीं हो पाई है। मैं उसको हर जगह तलाशने की कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं तो मिलेगा, लेकिन अभी तक सफलता मेरे हाथ नहीं लगी है। लेकिन मैं उम्मीद पर हूँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा तो ज़रूर मिलेगा। मेरे पास में उसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैं सर हिला दिया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। अब उसका निजी मामला था और वो इतना ही बता करके तालाब की तरफ बढ़ चुकी थी। मैं सोचने लगा कि कितना खुशनसीब इंसान होगा जो हुई लड़की उससे प्यार करती होगी। वो तो देखो पागलों के माफिक उसको तलाशती रहती है।
जबकि रात में लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती है। वाकई हिम्मती लड़की है। मैं तो उसको मन ही मन तारीफ कर रहा था कि देखो अपने प्रेमी के लिए कितना पागल है। उसको जगह जगह पर तलाश कर रही है। कहती है उम्मीद पर दुनिया कायम है, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। मैं तो उसको हृदय से शाबाशी दे रहा था। मैं उसके हौसला को मैं कहूँ ना सलाम कर रहा था कि कितनी जज्बाती लड़की है। वो बता नहीं पाई कि आखिर उसके प्रेमी का आपस में मन मुटाव था, आखिर बिछड़ कैसे गया। अब ये कहानी अभी अधूरी थी, बस हल्का सा मुझे अब उसने कुछ बताया था, उस कहानी के एक छोटा सा अंश। मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता था कि नाम क्या है। खैर उसकी निजी ज़िंदगी का मामला था, अब मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता था। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। तब वो मुझसे पूछती है, जब मैं उसको तालाब के पास ले जा रहा था, अब तुम्हारा परिवार का हालत कैसे है, तुम्हारा भैया पहले से बेटर है। तब मैं कहने लगा कि जी मैम, आपके जो पैसा दिए है उससे काफ़ी हमारा घर का सुधार हुआ है, और उनमें से कुछ पैसा अपने मम्मी पापा को भेज दिए हैं, लेकिन अभी एक कर्जा वाला हमारे सर पर तैयार बैठा है। तब कहती है कितना कर्जा है। तब कहता हूँ मैडम मैं आपको देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपने पूछा इसलिए मैं बता दिया हूँ। कर्जा कुछ ज़्यादा ही मोटा है। तब हंसते कहती है लाखों में होगा। मैं कहने लगा कि हाँ लगभग। कहती चिंता मत करो, मेरा काम हो जाने दो, आज देखना मैं वो भी कर्जा आपको उतार दूंगी, आप चिंता मत करो। मैं उससे थोड़ा सा खुल गया था। मैं कहने लगा मैडम आप बुरा मत मानना, देखो आपकी निजी ज़िंदगी है, जाति ज़िंदगी है, मैं दखल देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि जब आप मेरे ऑटो रिक्शा में सवार होती है तो बड़ा खुशी चेहरा होता है, आप खुशी चेहरे से चलती है अपने साथी को तलाशने के लिए, लेकिन जब आपका साथी नहीं मिलता है तब आपका निराशा से भरा चेहरा होता है, जो मुझे थोड़ा तकलीफ़ देता है। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आखिर आपके साथ में ये चल क्या रहा है, कौन है आपके साथी, कैसे आप लोग बिछड़ गए। तब कहती है मैं आज आपको थोड़ा सा कहानी जरूर बताऊंगी, लेकिन तीनों जगह के तलाशने के बाद। आखिरकार जब तीनों जगह पर चली जाती है, आज जब उसको फिर मैं देखता हूँ उसके चेहरे पर निराशा है, मेरे ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। कहती है अब चलो मुझे वहीं छोड़ देना। इसके बाद हम लोग कुछ देर के लिए खामोश होते हैं और लड़की शुरुआत करती है। हाँ आप शायद कह रहे थे ना कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, चलो मैं अब रास्ता भी पास हो जाएगा और मैं आपको थोड़ी बहुत कहानी भी अपनी बता दूंगी, मुझे भी थोड़ा अब मन हल्का हो जाएगा। इसके बाद जो अपनी कहानी शुरुआत करती है ना, मैं तो उस कहानी में इतना लीन हो चुका था कि कब वो कॉलोनी आ गई और मैं ऑटो रिक्शा रोक दिया हूँ। वो लड़की अभी भी अपनी कहानी को बोल रही थी। मुझे लगा कि बस ऐसा ही मैं उसकी कहानी सुनता रहूं। इतनी दर्द भरी कहानी थी कि मैं कहूँ ना कि मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसकी कहानी में इतना दर्द था, मैं उस दर्द में बिल्कुल डूब सा गया था। लड़की जब कहानी स्टार्ट किया था ना, तो मुझे लगा कि बस प्यार मोहब्बत की कहानी होगी, ये लोग हैं अपने में कोई गुस्सा हो गया होगा, नाराज़ हो गया होगा, रूठे होंगे, लड़की मनाने के चक्कर में इधर उधर भाग रही होगी, लड़का नाराज़गी दिखा रहा होगा। लेकिन जब मैं कहानी के गहराई में जाता हूँ ना, तब मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, ऐसा भी होता है क्या। लड़की का कहना था कि देखो आप मेरे बारे में तो कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन मैं अपने बारे में मैं अपने प्यार के बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। और वो अपना नाम भी बताती है। और इसके बाद कहती है मेरा जो परिवार है अच्छा खासा पैसे वाला है, मैं जॉब करती थी, लेकिन मेरे जॉब छुड़ा करके मेरे पापा अपने ऑफिस में कहते हैं कि दूसरे के पास में क्यों जॉब करने की चाहोगी। मैं चाहती थी कि मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा हो जाऊं, लेकिन पापा कहते कि नहीं बेटा, मेरे पास क्या चीज़ की कमी है, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। आखिरकार वो जॉब छोड़ करके मैं पापा का काम संभालने लगती हूँ। पापा भी खुश थे, हम भी खुश थे। लेकिन मैं एक रात को एक सहेली के पास जाती हूँ। अब एक बर्थडे पार्टी था, मैं उसमें शामिल होने के लिए। अब जब मैं वहाँ से निकलती हूँ तो रात का 11 बज रहा था। मैं खुद ही ड्राइव कर रही थी, अपनी कार को खुद चला रही थी। तभी मुझे चक्कर आने लगा था। चक्कर ऐसा लगा कि ऐसा चक्कर कभी आया नहीं था। मैं घबरा गई थी। मैं कुछ देर तक आराम करती रही। मुझे लगा कि मैं यहाँ पर डांस वांस ज़्यादा कर लिया, शायद ऐसा ही हुआ है। अब मैं कुछ देर जब शांत रहती हूँ तब वो चक्कर गायब हो जाता है।
अब फिर मैं अपने धीरे धीरे कार बढ़ाती हूँ, लेकिन 5 किलोमीटर के दूरी तय करने में मुझे बहुत वक्त लगा था। जब मैं कार की स्पीड बढ़ाती थी तो मुझे चक्कर आना शुरू हो जाता था। मैं अपने घर के पास पहुंचती हूँ तब मुझे और भी चक्कर आया था। अब रात हो चुकी थी, मैं ये बात अपने परिवार को बता नहीं पाई। अब मुझे लगा कि मैं ये सब बातें बता करके अपने परिवार को अब एक तरह से तकलीफ देने के काम करूँगी। मुझे लगा कि मुझे जांच करा लेनी चाहिए, ये चक्कर मुझे क्यों आ रहा है। आखिरकार मैं अगले दिन हॉस्पिटल जाती हूँ। अब वहाँ पर डॉक्टर जांच लिखता है, 15 दिन के बाद आने के लिए बोलता है। इसके बीच चक्कर रुक रुक के आते थे जब मैं ऑफिस में जाती थी, दिन के टाइम में भी और रात के टाइम में भी। अब मैं जब 15 दिन जब बीत जाता है तब मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ अपना रिपोर्ट के लिए। डॉक्टर मुझे अपने केबिन में बुलाता है, बैठाता है, पानी देता है और कहता है जो मैं आपको बात कह रहा हूँ ना, ध्यान से सुनिएगा। मैं कहूँ ना, मुझे घबराहट सी होने लगी थी। क्या बात है, डॉक्टर मुझे अपने केबिन में लेके आया है और एकांत में ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। मैं डर गई थी, मेरा बदन कांपने लगा था। तब शायद डॉक्टर को लगा था, तब वो मुझे शांत कराता है कि नहीं नहीं घबराने की नहीं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको शांत भाव से आप बिल्कुल सुनना चाहिए। मैं अपने मन में तो बुरा बुरा ख्याल लाने लगी थी, कोई मुझे गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई है, कोई ऐसा तो नहीं बीमारी मुझे पकड़ लिया है। चक्कर का वजह का जब रीज़न मुझे जानकारी मिली ना, तो मेरे पाँव के नीचे से धरती सरक चुकी थी। मुझे रोना आ रहा था, मैं रो भी रही थी और डॉक्टर मुझे तसल्ली दे रहा था। कहता है देखिए घबराइए मत, हम कोशिश करेंगे, हम लास्ट तक कोशिश करते रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले की दया होगी ना तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जब मुझे वो बताता है कि आपको एक लाइलाज बीमारी है और आपके पास में समय ज़्यादा नहीं है, मैं कहूँ ना मेरी दुनिया लौट चुकी थी। मैं इतना रोई थी, इतना मैं डॉक्टर मुझे चुप करा रहा था। मुझे एक तरह से संतावना दे रहा था कि आप घबराइए मत, आप अपने परिवार में आप ये बताइए, ये सब बीमारी छिपाने की बात नहीं है, छिपाना नहीं चाहिए, अपने परिवार को सब कुछ बताना चाहिए। लेकिन मैंने सोच लिया था, मैं अपने मम्मी पापा को तकलीफ़ देना नहीं चाहती थी। इसके बाद मैं अपने हृदय को खड़ा करती हूँ, ईश्वर को कहती हूँ कि कम से कम आपने मुझे बता तो दिया कि मेरी अब कितनी लाइफ है। चलो इसी लाइफ में मैं खुश होने की कोशिश करूँगी, जो मैं अभी तक नहीं किया है मैं वो चीज़ करने की कोशिश करूँगी। मैं लड़ूंगी, इस बीमारी से लड़ूंगी। आज देखती हूँ कि मुझे क्या होता है। मैं एक तरह से दृढ़ संकल्प कर लिया था। मुझे लगा कि अब क्या, अब मेरे पास में वक्त नहीं है, जितना ही वक्त है मैं अपने आप को एंजॉय करूँगी। मरना तो हर दिन है, हर किसी को है, कभी न कभी जब उसकी लाइफ ख़त्म होगी। मरता तो हर कोई है, कोई अमृत पी के तो आया नहीं कि संसार में जिंदा रहेगा। चलो हमारी इतनी ही लाइफ लिखी थी, इसी लाइफ में सब कुछ हम अब कोशिश करेंगे अपने आप को ढालने का, एंजॉय करने का। आज सच कहूँ ना, उसके बाद में अपने परिवार में ये बात नहीं बताया। डॉक्टर मुझे इलाज कराने के लिए अब बुलाता था, हफ्ते में 2 दिन मैं उसके क्लिनिक पर पहुंचती थी, नई नई दवाइयाँ मुझे देता था। और उसी दौरान वहाँ पर एक लड़का, वो नौजवान, वो भी अपना इलाज के लिए आता था। जो बीमारी मुझे थी वही बीमारी उसको भी थी। लेकिन उसको डॉक्टर बोल रहा था कि आपका स्टेज इतना ख़राब नहीं हुआ है, अभी आपके पास में बहुत सारा टाइम है, आप रिकवर कर सकते हो। लेकिन मैं जो थी ना, बहुत बुरी कंडीशन में थी। उसी दौरान उस लड़के से मेरी दोस्ती हो गई। हम एक ही तरह के मरीज थे, तो ऐसा हो ही जाता है। जब मैं आती थी तो वो भी आता रहता था, और उसी बीच उस लड़के से कब मुझे मोहब्बत हो जाती है मुझे पता ही नहीं लगता है। हम एक दूसरे को संतावना देते थे कि आप सही हो जाओगे। लड़का भी कहता था कि आप चिंता मत करो, आप भी सही हो जाओगे। कब प्रेम का अंकुर फूट पड़ता है, हम एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब मैं तो चाहती थी कि बस यही तो ज़िंदगी है, मेरे पास में वक्त नहीं है, जितना वक्त है मैं उसका उपयोग करूं। फिर इसके बाद हमारा जो परिवार था, अब मैं कहा ना कि हम बड़े बाप की बेटी थी, शहर में अच्छा खासा नाम था, लेकिन हम छुप छुप करके जाके मिलते थे। ये जो तालाब है ना, यहाँ पर लड़का आता था, हम रात को शाम को
दिन के टाइम जब भी मेरे पास मौका होता था, अब तो मौका ही मौका था मेरे पास में। हम यहाँ पर आके मिलते थे, दूसरी जगह पर आके मिलते थे। वो जो लड़का आता था, जिस कॉलोनी से हम लौटते हैं ना, मैं उसको घर तक जाती हूँ ढूंढने के लिए कि कहीं वो घर पर तो नहीं है। जब लड़की ये सारी बात बताती है ना, तो मेरा हृदय फट गया था। मैं रोने लगा था, मेरे आंखों में आंसू आने लगा था। और तब मैं कहता हूँ कि आखिर उस लड़के का क्या हुआ और आपकी कंडीशन कैसी है। और तब वो लड़की खिलखिला के हंसती है, कहती है अभी तो कहानी बाकी है, अभी आप द एंड कैसे करती है। मैं उस लड़की की तरफ देखने लगा, मतलब आज पूरी की पूरी कहानी आप बता दोगी मुझे, ऐसा लगने लगा। और तब वो अपनी पूरी कहानी शुरू फिर से कर देती है। कहती है इसके बाद में हम जब मिलना शुरू किए, हम एक दूसरे की कस्में खाने लगे, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से चाहते थे और हम प्यार भी तो बहुत ज़्यादा करते थे। वो जो लड़का था मेरा नाम लेके कहता था कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मेरी मौत पहले होगी और तुम्हारी मौत बिल्कुल नहीं होगी। अगर मैं जल्दी मर गया ना, तो मैं आत्मा बन के तुम्हारे शरीर में घुस जाऊंगा। आज जो भी तुम्हारी बीमारी है, सब बीमारी को मैं ख़त्म कर दूंगा। मैं तुम्हें चाहूँगा, तुम मेरी आत्मा से मिलने आओगी ना, मेरी आत्मा से मिलने आओगी। तब मैं उसको डांटती थी, अरे तुम शुभ बोलो, मैं पहले मर जाऊंगी और तुम तो अभी जिंदा रहोगे। डॉक्टर ने जिसे तुम्हें बताया है तुम रिकवर कर लोगे। हो सकता है कि मैं आत्मा बन के आऊँ और तुम्हारे शरीर में घुस करके उस बीमारी को मैं जड़ से ख़त्म कर दूँ। यही सब हमारे साथ में चलता था। और इसके बाद जो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। जब वो लड़का क्लिनिक में नहीं आता है और जब मैं उस जगह पर पहुंचती हूं जहां हम मिला करते हैं, और तब मैं बेचैन हो जाती हूं। जब वो लड़का महीनों से मुझसे नहीं मिलता है तो मैं घबरा जाती हूँ। जब उसकी कॉलोनी में जाती हूँ पता करने के लिए, और जो मुझे पता लगता है तो मेरे होश उड़ जाते हैं। उस लड़के की मौत हो चुकी थी, वो लड़का मर चुका था। मैं कहूँ ना कि बस वही लड़का तो मेरे हृदय को भा गया था। और उस लड़का का मौत से मैं बहुत ज़्यादा बिखर गई थी। मैं सोच नहीं पा रही थी कि अब मुझे क्या करना होगा, मैं कैसे अब उसके बिना कैसे रह पाऊंगी। मैं उसे जितना से मैं बताऊं वो कम होगा, मैं इतना प्यार करती थी। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूं, जब 2 महीना बीत जाता है कि दोबारा चेकअप करना था, आज जब वो मुझे देखता है, रिपोर्ट देखता है, तो वो भी आश्चर्य में पड़ जाता है। कहता है कमाल हो गया। मैं कहता था ना कि देखो भगवान का चमत्कार होगा, चमत्कार हो रहा है, आप जल्दी रिकवर कर लोगी। इसी तरह से दवाई आप लेते रहो, टाइम पर चेकअप कराते रहो, और देखना जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाओगी आप। मैं तो खुशी में झूम रही थी और रह रह के उस लड़के के बात मेरे कानों में आ रही थी। अगर मैं मर गया तब मैं तुम्हारे शरीर में घुस जाऊंगा, तुम्हारी बीमारी को मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं रोती थी, मैं उस जगह पर जाती थी जहाँ पर वो लड़का मुझे मिलता था, लेकिन उस लड़का का अता पता नहीं था। मैं उस लड़के के लिए पागल थी। मैं 4-5 साल तक जिंदा रही और उस लड़के को ढूंढती रही, लेकिन उस लड़के का आत्मा कहाँ चला गया था मुझे मिल ही नहीं पाया। लेकिन आज मैं उसी की वजह से मैं अपने आप को स्वस्थ पा रही थी और मेरा शरीर भी ठीक ठाक था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी भी मौत लिखी हुई है। आखिरकार अचानक मुझे चक्कर आता है और फिर मुझे होश नहीं रहता है। आज जब मुझे होश आता है ना, तो मेरी आत्मा शरीर से निकल चुकी थी। मैं अपने शरीर को हॉस्पिटल में देखती हूँ जहाँ पर मेरे परिवार वाले, मेरे माता पिता सब रो रहे थे। मैं वहाँ पर अपने शरीर को छूना चाहती हूँ, अपने शरीर में प्रवेश करना चाहती हूँ, और तभी वही लड़का मेरे को पीछे से हाथ देता है, मेरे कंधे पर हाथ रखता है। आज जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो वही लड़का मुस्कुराते हुए कहता है मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, आओ मेरे साथ में, आओ मेरे साथ में। मैं कुछ बोलना चाहती थी, मैं अपने मम्मी पापा को आवाज़ लगाना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। लड़का कहने लगा छोड़ो, यहाँ पर कुछ नहीं रखा है, आओ मेरे साथ में। वो लड़का मुझे उसी तालाब के पास में लेके गया था और कहने लगा कि हम अब यहीं पर रहेंगे, अब हमारी दुनिया है। देखो अब हमारी दुनिया यहीं पर शुरू होती है और यहीं पर ख़त्म होती है। सच कहे ना, मरने के बाद मैं
और खुश हो गई थी। मुझे लगा कि मेरा तो संसार फिर से मिल चुका है। वो जिस लड़के के बारे में तरसती थी वो लड़का मुझे दिखाई नहीं देता था। अब मैं उसको ढूंढती रहती थी और वो मरने के बाद मेरे साथ में था। इससे बड़ी क्या खुशी थी। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ये प्यार ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। जब मैं वहाँ पर बैठी हुई थी, वो कहीं गया हुआ था, अब मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जब इंतज़ार ख़त्म हो जाती है, लड़का नहीं आता है, तब मैं तलाशने के लिए भटकती हूँ। और आज तक मैं तलाश कर रही हूँ, लेकिन आज तक वो लड़का मुझे मिल नहीं पाया। आप सोच रहे होंगे कि उस टाइम मेरी हालत क्या होगी। सच आपने सोचा है। उस टाइम मैं थर थर काँप रहा था। मेरी ऑटो रिक्शा में एक प्रेतात्मा बैठी हुई थी, अपनी दास्तान बता रही थी। अब मैं उस दास्तान में इतना डूबा हुआ था कि मुझे नहीं मालूम कि वो मर चुकी है। मैं एक आत्मा को इधर उधर लेके घुमाता था, बदले में मुझे ढेर सारा पैसा देती थी और वही आत्मा अपनी दास्तान बता रही थी। मैं उसकी दास्तान में डूबा हुआ था। और जब मुझे ख्याल आता है कि यार ये तो अपने आप को मरी हुई साबित कर रही, क्या ये आत्मा है? तब मैं उसकी तरफ देखता हूँ। पहली बार एहसास और डर एक साथ होता है कि मैं एक भूतनी के पास में हूँ, एक प्रेतात्मा के पास में हूँ। पूरा शरीर कांपने लगता है। और जैसा ही डर हावी होता है, तभी वो प्रेतात्मा कहती है, डरो मत भैया, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको टच करूं। आप मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने साथी की तलाश कर रही हूं कि आखिर मुझे उस जगह पर छोड़ करके और कहाँ चला गया है। आज भी मैं अपने साथी को तलाश करती हूँ, लेकिन देखो ना, मिल नहीं पाता है। आप मेरी समस्या को समझ सकते हो भैया। वो बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। मैं भी इतना डरा हुआ था। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि कोई प्रेतात्मा को साथ लेकर के अब मैं जगह जगह पर भटकूंगा। मैं तो एक जिंदा इंसान समझ रहा था। मुझे तो लग रहा था कि एक बहादुर लड़की है, बहादुर लड़की है। अब मैं उसका मन ही मन तारीफ किया करता था। अगर मुझे पता चल जाता कि एक प्रेतात्मा है तो मैं कभी भी अपने ऑटो में उसको नहीं बिठाता। अब तो मैं सब कुछ जान गया था। मैं डरा हुआ था। और तब वो लड़की मुझे समझाती है, भैया अगर मैं कोई आपके साथ में कुछ खेल खेलना होता तो क्या आप अभी तक जिंदा होते? नहीं ना, मैं आपको पहली रात मार देती। लेकिन भैया मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं अपने साथी का तलाश कर रही हूँ। मेरा अपना साथी मुझे मिल जाएगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपके ऑटो रिक्शा में सवारी नहीं करूँगी। मैं बहुत समझा अपने आप को, उस लड़की को बात समझा। और तब मुझे लगा कि बात तो सही कह रही है। ये तो मुझे पहली ही रात को मार देती, मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। और तब मैं कहता हूँ, बहन मैं आपका साथ दूंगा, मैं डरूंगा नहीं। जब भी चाहे आप मेरा सेवा ले सकती हो। अब मैं मुफ्त में सेवा देने के लिए तैयार हूँ। और तब लड़की कहती, नहीं भैया मैंने फैसला किया, मैं आपसे वादा भी किया हूँ, जो आपका कर्जा है मैं ज़रूर उतारूँगी, लेकिन मुझे अपने साथी ढूंढने में मदद कीजिए। आप फिर मैं पीछे नहीं हटा था। मैं काफ़ी दिनों तक उस लड़की को लेकर के रात को घूमता था हर जगह पर। अब तो मुझे पता था कि ये प्रेतात्मा है और उस प्रेतात्मा से मुझे डर नहीं लगता था। जैसे मेरी वो बहन हो, मैं उसका भाई हूँ। हमारी आपस में रिश्ता ऐसा बन चुका था। गाहे बगाहे मुझे पैसे से मदद करती थी। लेकिन जब उसको लग गया तब कहने लगे, भैया अब मेरा लगता है कि काम खत्म हो गया, अब वो मिल नहीं पाएगा। शायद उसको भगवान ने अपने पास बुला लिया है, उसकी मुक्ति हो गई है। काश मेरी भी मुक्ति हो जाती। तब मैं कहने लगा कि मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ मुक्ति में। कहती, नहीं भैया ये संभव ही नहीं है, जब वक्त आएगा खुद ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन आपका ये काम मैं ज़रूर करके जाऊँगी। इसके बाद वो मुझे उतना पैसा दे देती है। अब मैं पूछता हूँ कि आपके पास में पैसा कहाँ से आया? तब कहती है, अब मैं आपको बताया ना, मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, मेरे घर में पैसे की कमी नहीं है। कहाँ पैसा कैसा रखा हुआ है मुझे अच्छी तरह से पता है। मुझे लाख रुपए देती है और कहती है, भैया आज के बाद अब मुझे ढूंढना मत, ना इन जगह पर आना, मैं हूँ आपके साथ, तभी आप सुरक्षित है। अगर मैं नहीं होती तो ये जगह बहुत ही खतरनाक है। खास करके तालाब वाला क्षेत्र, इस तालाब के आसपास में बहुत सारी प्रेत आत्माएँ रात को रहती हैं, यहाँ आराम करती हैं, यहाँ विचरती हैं। वो आप पर नज़र लगाए रखती थी। शायद उनको पता था कि आप अकेले नहीं हो, मैं हूँ आपके साथ में।
और तभी आपके आसपास में भटकती भी नहीं थी। अगर आप आ गए, अगर मैं वहाँ पर नहीं रहूँगी तो शायद आप जिंदा भी लौट नहीं पाओगे। सच कहूँ ना, मैं बहुत डर गया था। अब मैं कहने लगा कि बहन, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। और तब कहती है, भैया आपने मेरे पर बहुत ज़्यादा एहसान किया है। आपने मेरे अपने साथी को तलाशने में इतना वक्त दिया है, इतना कोई दे नहीं पाता है। पिछली ही जब मैं पहली बार किसी ऑटो रिक्शा को लिया था, वो शायद समझ गया था कि मैं प्रेतात्मा नहीं हूँ, लेकिन आप बहुत सीधे साधे इंसान हैं, आप मुझे समझ नहीं पाए। हर ऑटो रिक्शा आपके वाला जैसा नहीं होता है। आज सच कहूँ ना, मुझे भूत प्रेत का परखने का अनुभव भी तो नहीं था। तो दोस्तों, ये थी महेश जी की भेजी हुई कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी अपनी कोई याद बीती है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर आप मुझे भेज सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की रात एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।